रेड वाला नहीं है, चलो बस अब सही है ना। आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करते हैं, जिसे हमने केसी या केपी का टर्म दिया, आपने बुक में भी देखा और लास्ट डे की क्लासेस में भी आपने नोटिस किया था। तो इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस की बात करें, यू विल फाइंड कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीन एप्लीकेशंस हैं फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द extent of a reaction। दूसरा है predicting the direction of a reaction। और तीसरा आपके पास है finding equilibrium concentrations। ये थ्री एप्लीकेशंस हो गए आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब पहली चीज ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? केसी या फिर केपी। केसी ये कॉन्सेंट्रेशनल टर्म का है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, और केपी किससे रिलेटेड होगा? प्रेशर से रिलेटेड। तो केसी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन, एंड केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। इसी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन को लेते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की एक्सटेंट को पता करना, प्रेडिक्ट करना। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की क्या मीनिंग है? एक्सटेंट से हम क्या समझते हैं? एक्सटेंट का मतलब है एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। कि जो कोई सी भी आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो या जो इक्विलिब्रियम पे है, उसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। मींस रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा, या रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुकी है, वो होती है उसकी एग्जैक्ट कंडीशन। तो जब भी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी, आप हमेशा वहां पर रिएक्शन की एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में पता करो। अगर आपको रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में जानना है तो इसके लिए आप केसी या केपी इनको कंपेयर करोगे एक वैल्यू के साथ, जो वैल्यू होगी आपकी कंपेयर्ड विद 10 raised to the power -3 and 10 raised to the power 3। अगर आपको कभी भी किसी रिएक्शन की एक्सटेंट का पता करना है तो रिएक्शन की एक्सटेंट को पता करने के लिए आपके पास जो भी केसी या केपी गिवन है, आप इस केसी या केपी को कंपेयर करोगे 10 raised to the power -3 और 10 raised to the power 3 के साथ। कैसे? क्या देखिए, फर्स्ट कंडीशन, अगर आपकी केसी या केपी की वैल्यू 10 raised to the power -3 से छोटी है, 10 raised to the power -3 से छोटी है, एक चीज पहले यहां पे देख लो, फिर ये रिलेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। Kc इज इक्वल्स टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां Kc प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। अगर हम इसके प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को निकालें तो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन कैसे निकलेगा? Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, या किसी की जगह आप Kp भी यूज कर सकते हो, राइट। अब यहां पर इसे आप यूज करिए, Kc और Kp इज लेस देन 10 raised to the power -3। 10 raised to the power -3 दैट मींस 0.001, यानी Kc की वैल्यू यहां 0.001 से भी छोटी है। अब सोचो, अगर Kc की वैल्यू 0.001 से भी छोटी है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? concentration of product is much less than the concentration of reactant। concentration of product is much less than the concentration of reactant, and if the concentration of product is much less than the concentration of reactant, it means what? It means most of the reactants are left
अभी तक आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं और आपको उन्हें शिफ्ट कहां पे करना है, प्रोडक्ट की तरफ। मतलब आपकी रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड से चल रही है। तो अगर कोई रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड से चलती है उसको हम लोग कहते हैं रेयर टू कंप्लीट, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, या यूं कह लो कि रिएक्शन आपकी बहुत मुश्किल से कंप्लीट होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में रिएक्शन इज रेयर टू कंप्लीट, रेयर टू कंप्लीट। अब जरा इनके सेकंड पॉइंट पे फोकस करते हैं। Kc और Kp is greater than 10 raised to the power 3। यहाँ Kc या Kp की वैल्यू 10 raised to the power 3 से ग्रेटर देन है। 10 raised to the power 3 means what, 1000, यानी आपकी Kc या Kp की वैल्यू 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है। अब सोचो अगर Kc या Kp की वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो इनमें से किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसकी जो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन रखता है। तो इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन कौन रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहां पर प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी मच ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा होगी। और सोचो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा होती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि आपने मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट को शिफ्ट कहां पे कर दिया है, प्रोडक्ट की तरफ। जब आपने मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट को शिफ्ट कर दिया प्रोडक्ट की तरफ, इसका मतलब आपकी रिएक्शन बस अब कंप्लीट होने ही वाली है, दैट मींस अबाउट टू कंप्लीट, अबाउट टू कंप्लीट। तो इस कंडीशन के लिए क्या काउंट होगा, reaction is about to complete, reaction is about to complete। तो अभी तक हमने दो सिनेरियोस देखे। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि Kc और Kp is much less than the 10 raised to the power -3, यानी less than 0.001। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम है, और जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, रेयर टू कंप्लीट, रेयर टू कंप्लीट। और सेकंड कंडीशन क्या देखा कि द वैल्यू ऑफ Kc और Kp is greater than 10 raised to the power 3, यानी 1000 से भी ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो अगर Kc या Kp की वैल्यू 1000 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ऐसे कंडीशन में रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, बताओ, अबाउट टू कंप्लीट, अबाउट टू कंप्लीट। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है Kc और Kp lies between 10 raised to the power -3 and 10 raised to the power 3। इस बार जो भी आपके पास Kc और Kp की वैल्यू है ये इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है, मतलब 0.001 से लेकर के और 1000 के बीच में कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू लाई करेगी। तो अगर Kc या Kp की वैल्यू इनके बीच में कहीं पे लाई करती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। जो आपकी रिएक्शन है ये रिएक्शन किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। तो एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन पता करना था, और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने Kc या Kp की वैल्यू को कंपेयर किया। किसके साथ कंपेयर किया, एक मैथमेटिकल वैल्यू जो कि कितनी है बताइए, 10 raised to the power -3 and 10 raised to the power 3। इसमें हमने देखा, इसको पढ़ने से पहले हमने ये देखा कि Kc या Kp जो भी गिवन है उस गिवन क्वांटिटी का रिलेशन किसके साथ है। तो रिलेशन किसके साथ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसी प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसी प्रोपोर्शनलिटी है, आपका इनवर्स। तो अगर आप Kc को बढ़ाओगे तो एज पर दिस रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, और अगर आप Kc को कम करोगे तो एज पर दिस रिलेशन जो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो बढ़ेगा। अगर आप Kc की वैल्यू को क्या करते हो, कम करते हो। तो यही हमने ये चीज यहां पर नोटिस किया कि अगर Kc या Kp की वैल्यू 10 raised to the power -3 से छोटी होती है, यानी 0.001 से छोटी है, तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी। और जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, रेयर टू कंप्लीट, रेयर टू कंप्लीट। सेकंड कंडीशन क्या देखा कि जो भी हमारे पास Kc या Kp की वैल्यू है ये 10 raised to the power 3 से बड़ी है, मतलब 1000 से भी ज्यादा है। तो अगर Kc या Kp की वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, अबाउट टू कंप्लीट, अबाउट टू कंप्लीट। थर्ड कंडीशन कहता है कि चलो मान लो इन दोनों में से कुछ भी ना हो, और कंडीशन हो कि आपकी जो Kc या Kp की वैल्यू है इनके बिटवीन में आती हो, बीच में आती हो।
तो अगर बीच में आ रही है तो रिएक्शन की कंडीशन क्या हो जाएगी? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। वन क्वेश्चन प्लीज, लिखोगे आप सब। फॉर अ रिएक्शन H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl gas. For a reaction, H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl gas. Concentration of H2 equals to 2 into 10 raised to the power minus 2 molar, comma, concentration of Cl2 equals to 4 into 10 raised to the power minus 2 molar, and concentration of HCl equals to again 4 into 10 raised to the power minus 2 molar, right? Predict the extent of this reaction. Extent of this reaction. हमें इस रिएक्शन की एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करना है, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 आपको गिवन है 2 into 10 raised to the power minus 2 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 गिवन है 4 into 10 raised to the power minus 2 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है 4 into 10 raised to the power minus 2 मोलर। अब कह रहा है कि आप इस रिएक्शन की एक्सटेंट को पता करिए कि इस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। आइए कैसे पता करोगे? सबसे पहले आप यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। गिवन दैट what we have given, concentration of H2 is given 2 into 10 raised to the power minus 2 molar, concentration of Cl2 is also given 4 into 10 raised to the power minus 2 molar, and concentration of HCl is also given 4 into 10 raised to the power minus 2 molar। अब आप क्या करो, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या दे रखा आपका? H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives what guys? gives what बताओ? 2HCl गैस। अब इसके लिए आप Kc निकालो। अब Kc निकालने के लिए क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे बताओ? Kc निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन सा है आपका? HCl। प्रोडक्ट कौन सा है? HCl। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट गाइस? Cl2। That means concentration of HCl to the power 2 upon concentration of H2 into concentration of Cl2। अब यहाँ पर आप HCl की वैल्यू को पुट करिए। जब आप HCl की वैल्यू को पुट करेंगे तो HCl की वैल्यू हो जाएगी 4 into 10 raised to the power minus 2 का स्क्वायर। H2 की वैल्यू को पुट करिए 2 into 10 raised to the power minus 2, and Cl2 की वैल्यू को पुट करिए 4 into 10 raised to the power minus 2, राइट? तो ये 1 तो कैंसिल हो गया इससे, देन 2 2 जा कितना हो गया गाइस? बोलो 4। 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 2 into और 10 raised to the power कितना होगा? फटाफट आंसर। 10 raised to the power कितना होगा? 10 raised to the power कुछ भी नहीं बचेगा। 10 का पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज ये और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो Kc की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 2। Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब Kc की वैल्यू 2 आ रही है। अब सोचिए Kc इनमें से किस कंडीशंस के साथ सुटेबल है? इज दिस less than 10 raised to the power minus 3? Is this greater than 10 raised to the power minus 3? Or is it lies between 10 raised to the power minus 3 and 3? Lies between 10 raised to the power minus 3 and 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? Here Kc lies between 10 raised to the power minus 3 and 10 raised to the power 3. So the reaction is at equilibrium। The reaction is at equilibrium। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन हमारी यहाँ पे होगी वो रिएक्शन किस पे होगी बताओ? इक्विलिब्रियम पे होगी। किस पे होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। तो कंडीशंस हमेशा याद रख रही है। अगर Kc या Kp लेस देन 10 raised to the power minus 3 है तो आपके पास कैसी रिएक्शन होगी? रियर टू कंप्लीट। अगर Kc या Kp ग्रेटर देन 10 raised to the power 3 है, आपकी रिएक्शन कैसी होगी? अबाउट टू कंप्लीट। और अगर इनके बीच में कहीं पे लाई करती है तो रिएक्शन कैसी होगी? आपकी इक्विलिब्रियम पे होगी। किस पे होगी? इक्विलिब्रियम पे। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस और नॉट? ओके, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। हमें इस बार रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है। रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है। अब आप रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करोगे? देखो,
रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस another physical quantity and that physical quantity is reaction quotient. अगर हमें रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में पता करने के लिए हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा और वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? आपकी रिएक्शन कोशेंट. अब रिएक्शन कोशेंट की अगर बात की जाए तो रिएक्शन कोशेंट को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? इसे आप रिप्रेजेंट करते हो QC और QP. आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? KC और रिएक्शन कोशेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? QC और QP. अब जाहिर सी बात है आप सबके दिमाग में चल रही होगी ये बात कि QC को कैसे फाइंड करेंगे. QC को फाइंड करने का क्या तरीका है? तो QC को फाइंड करने का तरीका आपके पास है concentration of product to the power coefficient upon concentration of reactant to the power coefficient. ये फॉर्मूला लिख के जैसे ही मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा आप कहोगे ये तो फॉर्मूला पीछे भी पढ़ रखा है, ये तो फॉर्मूला पीछे ही पढ़ रखा है KC के लिए, तो फिर डिफरेंस क्या हो गया इसके और इसके बीच में? फिर QC और KC के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये है कि आप यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन लोगे, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप QC के लिए लोगे, दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट यूज्ड एट इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम को छोड़ करके बाकी कोई सी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहां पर यूज करना है. मतलब उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज नहीं करना है जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? इक्विलिब्रियम पे. क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे हम KC फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? KC फाइंड करते हैं. और QC हम उससे पता करते हैं जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारे इक्विलिब्रियम पे नहीं. अब कैसे पता चलेगा कि ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? हर बार क्वेश्चन में कहीं लिख के नहीं आएगा ना. हाँ चलो एक आधा क्वेश्चन में कभी लिख के आ गया कि दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, बट हर बार ये लिखा हो, हर बार ये मेंशन हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक बात मेंशन होगी एट अ गिवन टाइम. अब सोचो जहां पर ये रिलेट कर दिया ना कि एट अ गिवन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन आपका इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. वो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम से पहले की कॉन्सेंट्रेशन है और उसके या बाद की कॉन्सेंट्रेशन है, और उसके लिए आप क्या फाइंड करोगे? QC फाइंड करोगे. क्या फाइंड करोगे? QC फाइंड करोगे. राइट. तो अगर आपसे कोई पूछे कि बोथ हैविंग द सेम फॉर्मूला, KC और QC बोथ हैविंग द सेम फॉर्मूला, देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? क्या डिफरेंस है, क्या भी यूज करेंगे? आप उसको बोलिए कि QC निकालने के लिए आप वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कि इक्विलिब्रियम पे नहीं है, जबकि KC निकालने के लिए आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज करोगे जो कोई किस पे है? इक्विलिब्रियम पे. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है और कौन सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे नहीं? इसको पता करने के लिए आप क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन को रीड करके ये देखो कि क्या जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे है. अगर वो रिएक्शन आपके पास कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे है, इसका मतलब समझ जाओ वो कॉन्सेंट्रेशन आपका इक्विलिब्रियम पे नहीं है. और उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या फाइंड करो? QC फाइंड करो. क्या फाइंड करो? QC फाइंड करो. राइट. ये चीज मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि QC के लिए क्या यूज करोगे? दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड which is not at equilibrium. QC फाइंड करने के लिए आप उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज करोगे जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपके इक्विलिब्रियम पे नहीं है. राइट. जबकि और एक चीज और, दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन
दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेटेड टू टाइम। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किससे रिलेटेड होगा? टाइम से। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइम दे रखा है तो क्या उस टाइम को यूज करना? नहीं, टाइम बस सिर्फ आपको ये बताने के लिए दे रखा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया है, बस इतना ही बताने के लिए दिया। आपको वो टाइम पीरियड कहीं पे यूज नहीं करना है, राइट। जबकि केसी कैसे निकालोगे? केसी निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? बोलो। दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड विच इज एट इक्विलिब्रियम। आप उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हैं जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन किस पे? इक्विलिब्रियम पे। किस पे है? इक्विलिब्रियम, राइट। तो आप अगर डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं रिएक्शन की, कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है या बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन को पता करने के लिए, डायरेक्शन का मतलब होता है आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और आइदर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या बैक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ये पता करने के लिए हमें एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना है, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कहा बताओ? रिएक्शन कोशेंट। क्या कहा? रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? क्यूसी और क्यूपी। एंड व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्यूसी निकालने का सेम फॉर्मूला है जैसे कि हमारा केसी निकालने का, मतलब इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर कोएफिशिएंट। लेकिन अब फर्क क्या है? क्यूसी निकालने के लिए जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप यूज करोगे, दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? टाइम का रिलेशन देखो। किसका रिलेशन देखो? टाइम का रिलेशन देखो, राइट। जबकि केसी निकालने के लिए आप उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज करोगे जो कि कहां पर प्रेजेंट है बताओ? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट। अब दिमाग में ये बात चलेगी कि अब इसको यूज करके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इसको यूज करके डायरेक्शन निकालने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, we will compare the value of QC and KC or QP and KP। डायरेक्शन पता करने के लिए हम QC या KC की वैल्यू को कंपेयर करेंगे या QP और KP की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब कैसे कंपेयर करोगे वो देखो। यहां पर इस ग्राफ को जरा आप ध्यान से देखो। इस ग्राफ में एक टर्म है आपका QC, दूसरा टर्म क्या है? KC। अभी ये ग्राफ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है कि इनमें कुछ डिफरेंस है? इक्वल। यानी यहां पर QC इक्वल्स टू क्या है? KC। मतलब यहां पर आपकी है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस पे है? इक्विलिब्रियम, राइट। इस ग्राफ को जरा आप देखो। ये QC है और ये KC है। यहाँ QC KC से लेस देन और ग्रेटर देन है? QC इज लेस देन KC। मतलब इसे इधर की तरफ जाना है इक्वल होने के लिए। यस और नॉट? यस और नॉट? इसे इक्वल होने के लिए इधर की तरफ जाना है। तो इधर की तरफ जाना है तो यहाँ कंडीशन आपके पास हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। विच वन डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जरा इसे देखो, QC एंड KC। यहां पर क्या है? QC इज ग्रेटर देन KC। अब इस रिएक्शन को इधर शिफ्ट होना होगा, क्या करने के लिए? इक्वलिटी लाने के लिए। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बताओ? बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बस आप एरो नोटिस करिए, एरो कहां की तरफ जा रहा है? आपकी एरो लेफ्ट से राइट जा रही है, ये वाली एरो कहां से कहां आ रही है? राइट से लेफ्ट। तो अगर एरो जाएगी लेफ्ट से राइट, इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड। और अगर आपकी एरो जा रही है राइट से लेफ्ट तो फिर कौन सी हो गई? बैकवर्ड। कौन सी हो गई? बैकवर्ड। बस ये ग्राफ याद रखोगे, जिंदगी में कभी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं भूल पाओगे। अगर ये ग्राफ याद है तो जिंदगी में कभी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं भूल पाओगे। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा एक फनी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहां पर ये दो है कपल, एक कपल है Q, एक कपल है K, मतलब QC और KC। अभी दोनों इक्वलिटी में लड़ाई नहीं होगी। जब दोनों इक्वलिटी में कोई लड़ाई नहीं होगी क्योंकि दोनों इक्वल है।
यहां पर क्या हो गया, गलती से इसकी थोड़ी बहुत जो कि अपीयरेंसेस वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ये छोटी हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये छोटी हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब इसको इससे चिढ़ है कि भाई मुझे उसके बराबर होना है। क्या होना है, बराबर होना है। तो बराबर होने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, और आगे की तरफ बढ़ना मतलब लेफ्ट से राइट शिफ्ट होना, और लेफ्ट से राइट शिफ्ट होना मतलब डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड। कौन सी, फॉरवर्ड। अब यहाँ एक कहानी रिवर्स हो गई। कहानी क्या हो गई, रिवर्स। अब ये चौड़े में, भाई मैं तो बड़ा हूं, है ना, और ये छोटी सी बेचारी या बेचारा कुछ भी हो सकता है। अब इसे इसके इक्वल होना है, तो अब ये पीछे से अप्रोच करेगा ना, या करेगी ना, कि मुझे इसके इक्वल होना है। मतलब अब ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट में डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड। कौन सा, बैकवर्ड। तो इन टॉपिक्स में हमने देखा दो चीजों के बारे में, कौन कौन से बताओ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और सेकेंडली क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और सेकेंडली क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट डाउन।